गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में प्रतिपादित किया गया, परंतु इसका विवेचन 1915 व 1920 में हुआ था। इससे पहले महाद्वीपों की रचना के संबंध में प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सूत्रपात एंटोनियो स्नाइडर व जी टेलर ने किया था। अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन के जो जड़ें हैं वो एंटोनियो स्नाइडर के सिद्धांतों में निहित हैं। उन्हीं के सिद्धांतों को आधार मानकर इसका प्रतिपादन एफ जी टेलर ने किया, परंतु उस समय यह लोग अपने विचारों को स्पष्ट रूप नहीं दे सके। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट व इसकी पुष्टि में अनेक साक्ष्यों को एकत्रित करने का श्रेय वेगनर को जाता है। अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सूत्रपात एंटोनियो स्नाइडर व एफ जी टेलर ने किया, परंतु इसको स्पष्टता प्रदान करने में अल्फ्रेड वेगनर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता व भूगर्भ शास्त्री थे। वेगनर का प्रमुख उद्देश्य जलवायु संबंधी परिवर्तन को समझना था तथा पृथ्वी पर अनेक ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहां से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। अर्थात वेगनर ने कई स्थानों से साक्ष्यों को लिया और उससे उन्हें यह जानकारी मिली कि एक ही स्थान पर जलवायु में एक ही समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को दो तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि हम यह मान लें प्राचीन समय में स्थल भाग अपनी जगह स्थिर रहे होंगे तथा स्थल भाग में जलवायु संबंधी परिवर्तन का कारण जलवायु कटिबंध का क्रमशः स्थानांतरण रहा होगा। अर्थात जलवायु परिवर्तन का एक कारण यह हो सकता है कि स्थल भाग जो थे वो अपनी जगह पर स्थिर रहे हों और जलवायु में परिवर्तन किस कारण हुआ हो, क्योंकि जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हो गए हों। अर्थात यदि जलवायु कटिबंध अपनी जगह पर स्थिर रहे हों तो स्थल भागों में स्थानांतरण हुआ होगा। अब यदि जलवायु कटिबंध नहीं अपनी जगह पर से अलग गए तो फिर क्या हुआ होगा, तो फिर स्थल भागों में स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः स्वीकार ठहराया व उसके स्थानांतरण के पक्ष में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है कि वेगनर के सिद्धांत का आधार क्या था, या फिर मतलब ये जानकारी होनी आवश्यक है कि वेगनर ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किस आधार पर किया था। तो वेगनर ने किस आधार पर किया था? स्थलों के स्थानांतरण के आधार पर, और उसी के पक्ष में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार ठहराया। आइए आगे चलते हैं। सिद्धांत की रूपरेखा। इनके सिद्धांत की रूपरेखा क्या थी? वेगनर ने भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग तक सभी स्थल भाग एक ही स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। वेगनर ने सबसे पहले यह माना कि हम लोग जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं उनमें कार्बोनिफेरस युग एक युग आता है, तो उसमें वहां तक मान लिया कि जो सभी स्थल भाग थे वो एक ही स्थल भाग के रूप में संलग्न थे और इस स्थल भाग का नाम पैंजिया था, और इस स्थल भाग का नाम उन्होंने पैंजिया दिया। जो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो स्थल भाग दिख रहा है ये वाला, ये पैंजिया है, पूरा ये स्थल भाग पैंजिया है, और इसके ऊपर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था तथा पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर पैंथालसा था। ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ये पैंथालसा है, और ये पूरा पैंजिया है जिसमें अभी इस पैंजिया का विभाजन नहीं हुआ। इसमें ये यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। दूसरा बिंदु, पैंजिया की ऊपरी परत सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रही थी। दूसरी बात वेगनर ने क्या बताई कि जो पैंजिया की ऊपरी परत थी सियाल, वो बिना किसी रुकावट के उसकी निचली परत सीमा पर तैर रही थी। फलस्वरूप आगे चलकर क्या हुआ? पैंजिया का विभंजन हुआ, पैंजिया टूटकर दो भागों में विभाजित हुआ। पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया व दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया।
चूँकि सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रही थी, तो इसलिए पैंजिया का विभाजन हुआ। सबसे पहले विभाजन हुआ 2 भागों में। उत्तरी भाग जो था वो लॉरेशिया कहलाया और जो दक्षिणी भाग था वो उसे गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। इसके पश्चात लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया व दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया भी टूटकर वर्तमान महाद्वीपों के रूप में आ गए तथा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। परिणाम स्वरूप हिमालय का उत्थान हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमालय का उत्थान आज से लगभग 125 मिलियन वर्ष पुराना है, लगभग है। और उसका निर्माण कैसे हुआ है कि हिमालय इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसका क्रमिक स्थानांतरण आप लोग देख सकते हैं इंडियन प्लेट का। और लॉरेशिया और जो गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग था पैंजिया का, उससे टूट करके दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया। इसमें कितने महाद्वीप हो गए? एक तो दक्षिणी अमेरिका हो गए, एक हो गया अफ्रीका, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, इससे 3, और अंटार्कटिका, इससे 4 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और जो उत्तरी भाग था लॉरेशिया, उससे 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया। और इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट में टकराने से हिमालय का उत्थान हुआ, जो आज भी जारी है। अब महाद्वीपों का प्रवाह तो हुआ, लेकिन ये महाद्वीपों का प्रवाह क्यों हुआ, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। तो इसके लिए वैज्ञानिक ने 2 बलों को बताया है कि जब महाद्वीप 2 दिशाओं में प्रवाहित हुए, उत्तर की ओर और भूमध्य रेखा की ओर अथवा पश्चिम की ओर, यह प्रवाह 2 प्रकार के बलों द्वारा संपन्न हुआ। वैज्ञानिक ने बताया कि महाद्वीपों का प्रवाह सिर्फ और सिर्फ 2 दिशा में हुआ, एक उत्तर की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर, एक हुआ भूमध्य रेखा की ओर अर्थात पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम की ओर। इसके जो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ वो 2 बलों के कारण हुआ। सबसे पहला बल क्या था कि जो भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीपों का प्रवाह था, वो गुरुत्व बल व प्लवनशीलता बल के कारण हुआ। और जो महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। सॉरी, यहाँ पे बल है, मिस्टेक से बॉल लिख गया है, तो चंद्रमा व सूर्य के ज्वारीय बल के कारण हुआ। आगे चलकर वैगनर ने चूंकि बताया था, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि वैगनर के अनुसार ये जो टारसेरी युग में इक्वेटर थी, वो अफ्रीका के ऊपर से होकर के गुजरती थी और लगभग इंडियन पेनिनसुला के बीच से होकर के गुजरती थी। और कार्बोनिफेरस युग में जब महाद्वीपों का विभाजन प्रारंभ हुआ था, पीछे अभी बताया, तो फिर कार्बोनिफेरस युग में जो इक्वेटर थी वो और ऊपर की तरफ थी, लगभग मध्य एशिया की तरफ थी। लेकिन उससे भी पहले सिल्यूरियन एक युग है, उसमें जो इक्वेटर थी वो और ऊपर, लगभग यहाँ पे स्पेन, फ्रांस, ये वाला यूरोप वाला रीजन है, उसके ऊपर से लगभग गुजरती थी भूमध्य रेखा। तो इस तरह से महाद्वीपों में स्थानांतरण हुआ। तो वैगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिया। वैगनर ने बताया कि अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। जैसे ये जिग्सॉ फिट हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग साउथ अमेरिका और अफ्रीका के तटों को आपस में मिलाएं, तो वो लोग एक में जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि कभी न कभी ये स्थलखंड आपस में जुड़े रहे होंगे। और दूसरा तथ्य इन्होंने बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्मों तथा वनस्पतियों के अवशेष में पर्याप्त समानता पाई जाती है। जो सैलों में जो जीवाश्म पाए गए हैं दोनों तरफ, पूर्वी व पश्चिमी तट पर, उनमें और वहाँ की वनस्पतियों के अवशेष में पर्याप्त समानता पाई जाती है। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी यह स्थल
भाग 1 में मिले थे। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं भारत, दक्षिण अफ्रीका, फ़ॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब अ, काफ़ी दूरी पर स्थित हैं और सभी अनेक-अनेक ज़ोन में हैं। जैसे शीतोष्ण इंडियन पेनिनसुला का आधा भाग शीतोष्ण में जाता है, आधा भाग उष्णकटिबंध में आता है। तो अलग-अलग कटिबंध में ये सारे देश स्थित हैं, देश या क्षेत्र रीजन स्थित हैं। लेकिन ग्लोसोप्टेरिस जो वनस्पति है वो सभी जगह पाई जाती है। तो इसलिए यह प्रतीत होता है कि कभी न कभी ये स्थल भाग आपस में मिले थे। आगे चल के इनके सिद्धांत के दोष भी हुए। आलोचकों ने इनके सिद्धांत की आलोचना भी की। जैसे इन्होंने बताया था कि जो महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह है, वो चंद्रमा व सूर्य के ज्वारीय बल के कारण हुआ। तो आलोचकों ने कहा कि चंद्रमा के व सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह तभी हो सकता है, जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक हो। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता, तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। अर्थात आलोचकों ने वेगनर के सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए यह तर्क दिया कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम में चंद्रमा के व सूर्य के ज्वारीय बल के कारण हुआ, तो यह तभी हो सकता है जब चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल वर्तमान से 90 अरब गुना अधिक हो। और यदि इतना चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल हुआ होता, तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों का प्रवाह नहीं, स्थल आपस में मिल गए होते। इन्होंने भूमध्य रेखा की ओर बताया था कि भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। आलोचकों ने कहा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रवाह नहीं होता है, बल्कि स्थलखंड आपस में सिकुड़कर मिल जाते। आंध्र महासागर के दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती। पूर्वी और पश्चिमी तटों की जो भूगर्भिक बनावट है वो हर जगह मेल नहीं करती, अर्थात हर जगह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका से फिट नहीं बैठता। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।